हेलो बच्चों, एनर्जी मेटाबॉलिज्म का चैप्टर हम कर रहे थे। हमने पढ़ा आधारीय उपापचय दर क्या होती है, आधारीय उपापचय क्या होता है। इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और ये हमारे इस चैप्टर का अंतिम भाग रह गया है। देखो, मैंने आपको बताया था पिछली कक्षा के अंदर कि जब आधारीय चय अपचय को नापा जाता है तो एक पर्टिकुलर किसी इक्विपमेंट के अंदर परीक्षण की स्थिति में उस व्यक्ति की देखा गया कि उसने उसके 1 वर्ग मीटर के अंदर 1 घंटे के अंदर उसके शरीर से कितनी ऊष्मा उत्पन्न हुई। और बीएमआर को नापने के लिए कुछ कंडीशंस का होना आवश्यक है, जैसे शरीर का तापमान सामान्य हो। आपको बताया बढ़ा या कम या ज्यादा हो जाता है तो वो ऊर्जा की आवश्यकता को प्रभावित करता है। तो मतलब इसके लिए शरीर का तापमान सामान्य हो, मतलब उसको कोई रोग ना हो, कोई बुखार ना हो, सामान्य तापमान हो शरीर का। उसको भोजन करे हुए कम से कम 12 घंटे हो गए हो। क्यों? क्योंकि बेटा भोजन के पाचन वगैरह में भी हमारी ऊर्जा का व्यय होता है। आपने अभी पढ़ा था, कार्बोज का 2% हो जाता है, प्रोटीन का 88% हो जाता है। तो इसलिए भोजन किए हुए ये सारा मतलब भोजन अवशोषण वगैरह सब कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए। 12 घंटे कमरे का तापमान आरामदायक होना चाहिए। और आरामदायक तापमान हम मनुष्यों के लिए कितना होता है? 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 24 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। और व्यक्ति मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से पूर्णतः आराम वाली स्थिति में हो। और कम से कम उसको क्या करते हैं, आधा घंटा पहले उसको लिटाकर शांत कर देते हैं, क्योंकि व्यक्ति को पता लगता है कि भाई मेरा एक्सपेरिमेंट होने वाला, तो उसको वैसे ही हार्ट बीट्स उसकी ऊपर नीचे हो जाएंगी। तो नहीं, उसको बिल्कुल रिलैक्स कंडीशन के अंदर आधा घंटा चुपचाप लिटाए रखते हैं। और ये भी आवश्यक है कि वो संवेगात्मक रूप से स्वस्थ हो। स्वस्थ होना मतलब कि वो क्रोध की अवस्था में ना हो। उसको अगर गुस्सा आएगा तो ऊर्जा की कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी। भयभीत नहीं होना चाहिए, तनावग्रस्त नहीं होना चाहिए, अवसादग्रस्त नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें कंडीशन चेक करने के बाद ही उसकी आधारीय उपापचय दर को नापा जा सकता है। अब कैसे आधारीय उपापचय दर को कैलकुलेट किया जाता है? ऐसा देखा गया है, रिसर्च से पता चल गया है कि एक सामान्य वयस्क व्यक्ति का आधारीय चय अपचय दर, आधारीय चय अपचय दर को क्या कहते हैं? BMR। ये बच्चों आपको मैं बार बार कह रही हूं, इसको याद रखिएगा। 1 कैलोरी प्रति किलोग्राम शारीरिक भार के प्रति घंटा होती है। मतलब व्यक्ति का 50 किलोग्राम वजन है तो वो 1 घंटे में 50 कैलोरी खर्च करेगा। अगर उसका अधिक है तो अधिक होगा, कम है तो कम है। जितना उसका वजन होगा उसकी उतनी कैलोरीज प्रति घंटे खर्च होती हैं। जैसे तुमको समझाने के लिए बच्चों आप लोगों को मैंने उदाहरण दिया है कि यदि एक व्यक्ति का शारीरिक भार मान लीजिए 70 किलोग्राम है, तो उसका 1 दिन का BMR कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 कैलोरी प्रति 1 किलो भार प्रति 1 घंटा। तो 1 कैलोरी को 70 किलोग्राम से 24 घंटे, एक दिन में कितने होते हैं? 24 घंटे। हम BMR प्रतिदिन के हिसाब से देखते हैं तो 24 घंटे होते हैं अपने एक दिन के अंदर। तो 70 को जब 24 से गुणा करते हैं तो 1680 कैलोरी। तो उस व्यक्ति का एक दिन का BMR, बेसल आधारीय उपापचय दर 1680 है। वो क्रिया करेगा तो वो ऊर्जा अतिरिक्त रूप से जुड़ती चली जाएगी। अधिक क्रियाशील है तो ज्यादा ऊर्जा जोड़नी पड़ेगी, कम क्रियाशील है तो कम ऊर्जा जोड़। पर ये उसका आधारीय उपापचयन के लिए उसे 1680 कैलोरी की आवश्यकता होती है सुषुप्त अवस्था में। ये तो बच्चों बताया आप लोगों, अभी आपने देखा था पिछली कक्षा में कि BMR के लिए व्यक्ति का जागृत होना आवश्यक है। तो यहां पर अगर ये व्यक्ति सो गया हो, रिलैक्स होकर सो भी गया हो, तो उसका BMR 10% कम हो जाएगा। जैसे अगर इसी व्यक्ति का सुषुप्त अवस्था में हम देखेंगे तो 1680 का 10% 168 कैलोरीज उसकी
कम हो जाएंगी। इस तरह से व्यक्ति की कैलोरी की गणना की जाती है कि प्रतिदिन उसे कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। ये हम जब दैनिक आहार आयोजन करेंगे, मील प्लानिंग करेंगे, तब आपके लिए ये ज्ञान होना आवश्यक है, इसको भूलिएगा नहीं। अब आधारीय चय अपचय दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है शरीर का भार। अभी भी मैंने आपको बताया कि प्रति सामान्य व्यक्ति का जो शारीरिक भार है उसके अनुपात में ही उसको कैलोरी की आवश्यकता होती है। अभी मैंने आपको बताया 70 किलो के लिए 70 कैलोरी प्रति घंटा होगी, है ना। तो इस तरह से होगा। और ये बोलते हैं कि पुरुष के लिए तो ये 1 किलो कैलोरी है प्रति घंटा के, और स्त्री के लिए ये 0.9 किलो कैलोरी, मतलब 0.1 उसका कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि पुरुष और स्त्री की शारीरिक संरचना और आकार, आकृति, क्षेत्रफल, वजन सब भिन्न भिन्न होता है। दूसरी चीज है शरीर का आकार। पोषण वैज्ञानिकों का मानना है कि शरीर भार से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है शरीर का आकार, आकृति और क्षेत्रफल। मोटे व्यक्तियों का वसा संग्रह अधिक होता है, इसलिए उनका बीएमआर कम हो जाता है। इसके विपरीत दुबले, पतले और क्रियाशील व्यक्तियों का बीएमआर अधिक होता है, क्योंकि उसकी मांसपेशियों में जल की मात्रा अधिक होती है, उसकी मांसपेशियां अधिक क्रियाशील भी होती हैं, जैसे कि मजदूर हैं, खिलाड़ी हैं वगैरह। उम्र में भी आपको मैंने पहले भी बताया था बच्चों कि आयु जितनी होती है, मतलब आयु के अनुसार क्रियाशीलता होती है, और क्रियाशीलता के अनुसार आधारीय उपापचयन दर परिवर्तित हो जाती है। जैसे पूरे संपूर्ण जीवन में हमारी बीएमआर सबसे हाईएस्ट कब होती है? किशोरावस्था के दौरान। शैशवावस्था में बहुत तीव्र होता है उसके शारीरिक भार के अनुपात में, और किशोरावस्था में भी बहुत अधिक होती है। सबसे अधिक किशोरावस्था में होती है बच्चों, क्योंकि उनकी क्रियाशीलता भी बढ़ जाती है, उनके शरीर के अंदर बहुत सारे लैंगिक परिवर्तन आ रहे होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां बहुत सक्रिय हो जाती हैं, और संवेगात्मक दृष्टि से भी देखें तो इस वक्त बहुत ज्यादा हलचल का समय होता है, इसलिए इस उम्र में उनकी बीएमआर भी बढ़ जाता है। लिंग में भी भिन्नता देखी गई है कि पुरुषों का बीएमआर स्त्रियों की तुलना में 6 से 10% अधिक होता है। क्यों? क्योंकि पुरुष के शरीर की मांसपेशियां अधिक क्रियाशील होती हैं, जबकि स्त्रियों के अंदर मांसपेशी की तुलना में वसीय उत्तक की क्रियाशील अधिक होते हैं, और वसीय उत्तकों में क्रियाशीलता कम होती है, इसलिए उनका बीएमआर कम हो जाता है। और इसका एक और कारण यह है कि जब स्त्रियों का जो हार्मोन होते हैं बेटा, उसका श्रवण में भी परिवर्तन होता है। जैसे जब स्त्रियों का रजोनिवृत्ति हो जाती है, मेनोपॉज हो जाता है, जब उनके पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, तब उनके यौन हार्मोन का श्रवण कम हो जाता है, तो उनका बीएमआर भी कम हो जाता है। और स्त्रियों का क्षेत्रफल, शरीर का क्षेत्रफल भी पुरुषों की तुलना में कम होता है, इस कारण भी उनका बीएमआर कम होता है। मानसिक तनाव की स्थिति में बीएमआर बढ़ जाता है, और भय, संवेग, क्रोध आदि की स्थिति में देखा गया है कि बीएमआर की गति 10 से 15% बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम ऐसी अतिरेक की अवस्था में होते हैं तो हमारे हृदय गति भी तेज हो जाती है। हृदय गति तेज होती है, सांस भी हम जल्दी जल्दी लेने लगते हैं, और हृदय और फेफड़े दोनों को अधिक कार्य करना पड़ता है, तो उनको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए बीएमआर भी बढ़ जाता है। शारीरिक परिश्रम की स्थिति, ये आपको मैं पहले समझा चुकी हूं हमारी ऊर्जा की आवश्यकता के अनुसार पिछले लेक्चर में, कि शारीरिक परिश्रम जो ज्यादा करेगा उसका बीएमआर भी उतना ही बढ़ता जाएगा। बच्चों, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग निरंतर श्रम करते हैं, निरंतर एक्सरसाइज करते हैं या कोई कार्य करते हैं, उनका बीएमआर सामान्य अवस्था में भी बढ़ा रहता है, लगातार कार्य करने से होता है। मानसिक श्रम करने से ऊर्जा का व्यय कम होता है, शारीरिक श्रम करने से बढ़ जाता है। जलवायु मैंने आपको पहले भी जैसे ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है, ठंडी जलवायु में ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है। ठंडी जलवायु के अंदर हमारा बीएमआर की
आवश्यकता अधिक हो जाती है और सामान्य तापक्रम से प्रति 10 ग्राम ताप की वृद्धि से व्यक्तियों की ऊर्जा की आवश्यकता में 5% कमी हो जाती है। इसलिए गर्मियों में बीएमआर कम और सर्दियों में तीव्र हो जाता है। और सामान्य ताप से प्रति 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप घटने से ऊर्जा की आवश्यकता 3% तक बढ़ जाती है। फिर ज्वर की अवस्था एक ऐसा रोग है जिसके अंदर अभी आपको पिछले चैप्टर में मैंने आप लोगों को बताया था 1 डिग्री फ़ारेनहाइट पे 7% ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है। इसका मतलब उसका व्यक्ति का बीएमआर की गति जो होती है 35 से 40% बढ़ जाती है बुखार की अवस्था में। अगर उसका बुखार 106 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाए तो उसकी बीएमआर की आवश्यकता बीएमआर जो है 35 से 40% बढ़ जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं ये हमारे बीएमआर को प्रभावित करने वाला एक सबसे प्रमुख कारक होता है। हमारे बहुत से हार्मोन्स ऐसे हैं जो हमारे बीएमआर को कंट्रोल करते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन का स्रवण सामान्य अवस्था में सामान्य बीएमआर, अगर उसका स्रवण कम होता है तो बीएमआर भी कम हो जाता है। फलतः व्यक्ति का मोटापा बढ़ने लग जाता है क्योंकि वो अपना भोजन तो नॉर्मल ले रहा होता है लेकिन उसका बीएमआर कम हो जाता है। अगर थायराइड हार्मोन का स्रवण अधिक हो जाता है तो बीएमआर भी अधिक हो जाता है और व्यक्ति उस वक्त क्या होता है, व्यक्ति दुबला पतला होने लग जाता है। तो देखा गया है कि जब कम होता है तो बीएमआर में 30% की कमी हो जाती है, लेकिन थायराइड हार्मोन का अगर अधिक वो होता है तो बीएमआर में 90 से 100% तक की वृद्धि हो जाती है और ये बड़ा घातक हो सकता है बच्चों। इसलिए थायराइड ग्रंथि हमारे बीएमआर को बैलेंस बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एड्रिनल ग्रंथि एक और ग्रंथि है हमारे शरीर में जो कि हमारे रक्त पर अवस्थित होती है। इसमें से भी जो एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है उससे भी बीएमआर बढ़ जाता है। संवेग की स्थिति में भी एड्रिनल ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं उसकी वजह से सांस की गति और हृदय की धड़कन बढ़ जाती है और बीएमआर बढ़ जाता है, लेकिन ये एक अस्थायी स्थिति होती है और सामान्य अवस्था में आने पर वापस बीएमआर सामान्य हो जाता है। फिर निद्रा, आपको पहले ही बताया था, सोने की अवस्था में हमारे बीएमआर लगभग 10% कम हो जाता है। भोजन अपर्याप्त हो या उपवास हो तो भी बीएमआर कम हो जाता है। भुखमरी की स्थिति में देखा गया है कि 10 से 20% हमारा बीएमआर कम हो जाता है। गर्भावस्था में बढ़ जाता है, ये मैं पहले डिस्कस कर चुकी, इसलिए रिपीट करने का कोई सेंस नहीं है। किशोरावस्था का भी मैंने आपको पहले बता दिया था, बीएमआर काफी बढ़ जाता है। दवाइयां, कुछ दवाइयों के सेवन से बीएमआर बढ़ जाता है, जैसे कॉफी, कैफीन, निकोटीन आदि। ये वो केमिकल्स हैं जो हमारे बीएमआर की गति को बढ़ा देते हैं। ये दवाइयों में भी होता है, चाय कॉफी वगैरह में भी होता है, तो ये हमारे उसको बढ़ा देते हैं। ये बच्चों तालिका दे रखी है जिसके अंदर स्त्री पुरुष बालक बालिका में आधारीय उपापचय दर दे रखी है। यह है किलो कैलोरी की आवश्यकता है पर स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर मीटर में प्रति घंटे, जिसके हिसाब से बीएमआर का कैलकुलेशन होता है। इसको आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, प्रमुख अवस्थाओं का नोट कर लीजिएगा आप लोग। शैशवावस्था का कर लीजिए, किशोरावस्था का कर लीजिए और इसके अलावा वयस्कावस्था और वृद्धावस्था, ये नोट करके रखिएगा और इनको ध्यान कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। मैं पूछूंगी आपसे प्रैक्टिकल क्लास में। अब एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जो है एनर्जी मेटाबॉलिज्म का है, वो है ऊर्जा का संतुलन। ऊर्जा का संतुलन मतलब हमको जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है उतनी आवश्यकता पूर्ति हो रही, हम उसी अनुपात में ऊर्जा ले रहे हैं या भोजन ग्रहण कर रहे हैं, वो उसको कहते हैं ऊर्जा का संतुलन। ऊर्जा का संतुलन बनाए रखने में 3 प्रणाली सहायता करती हैं। एक तो आंतों में पौष्टिक तत्वों का अवशोषण उचित प्रकार से हो रहा हो, गुर्दों से, किडनी से व्यर्थ पदार्थ का सही ढंग से निष्कासन हो रहा हो और कोशिकाओं में चय अपचय की क्रिया सामान्य ढंग से हो रही हो। ये सब बातें जो हैं ये हमारे ऊर्जा संतुलन को बनाए रखने में मदद करती हैं। पौष्टिक तत्वों का अवशोषण, ये मैंने पहले जिक्र किया था, मुझे लगा कि आपको ध्यान रहेगा ऐसे। वसा का 95% होता है, कार्बोज का
98% होता है और प्रोटीन का 92% होता है। और ऊर्जा संतुलन बनाए रखने में ये महत्वपूर्ण चीजें जो हैं वो है कि जो भी हमारे शरीर को ऊर्जा देने वाले पौष्टिक तत्व हैं, मतलब कार्बोस, प्रोटीन और वसा, इनका सही अनुपात होना चाहिए। किसी भी एक चीज की अधिकता हमारे एनर्जी बैलेंस को गड़बड़ कर देगी। जैसे हम लोग अगर अधिक वसा वाला भोजन करेंगे तो हमारा एनर्जी बैलेंस क्या हो जाएगा, ऊर्जा हम ज्यादा ले रहे हैं लेकिन व्यय कम कर रहे हैं, तो मोटापा बढ़ता है। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण, हमारे शरीर जो है बहुत ही अच्छे ढंग से इसको मेंटेन करता है। हमारी जो वाहक तंत्रिकाएं हैं, वाहक तंत्रिकाएं जो होती हैं, इनको मोटर नर्व्स जो होती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये भूख की संवेदना पर हमारा भोजन ग्रहण करना निर्भर करता है। और भूख की संवेदना हमें कैसे होती है, हमारे मस्तिष्क के अंदर भूख केंद्र भी होता है और एक तप्ति केंद्र भी होता है। तो अगर हमारी जो ये वाहक तंत्रिकाएं भूख केंद्र को उद्दीप्त कर देंगी तो हमको भूख लगेगी, हम ज्यादा भोजन करेंगे। और भोजन लेने पर अगर हम तृप्त हो जाते हैं तो वो तृप्ति केंद्र को वो देंगी, हमारी भूख खत्म हो जाती है और हम उसको भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहते हैं, हमारी भूख खत्म हो जाती है। तो वाहक तंत्रिकाएं जो मैसेज कन्वे करती हैं हमारे मस्तिष्क के इन केंद्रों को, उसके हिसाब से क्या होता है, जब रक्त के अंदर हमारे ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो ये रक्त जब हमारे भूख केंद्र के तंत्रिकाओं के संपर्क में आता है तो वो उनको उद्दीप्त कर देता है कि अब भूख लग रही है, जिससे हम भोजन ग्रहण करेंगे। भोजन ग्रहण करते ही हमें ग्लूकोज की अतिरिक्त ऊर्जा मिल जाएगी। और जब ग्लूकोज की मात्रा सामान्य हो गई तो वो कहेगा कि बस अब आपका पेट भर गया है, आपको तृप्ति हो जाएगी और आप और भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। तो जब मन करे तभी खाना चाहिए, नहीं तो नहीं खाना चाहिए। हमारा शरीर जो हमसे कह रहा है वो हमें समझना चाहिए। ओवर ईटिंग भी नहीं करनी चाहिए और अंडर ईटिंग भी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा हमारे शरीर का तापमान जो होता है ये भी हमारी भूख केंद्र की नाड़ियों की क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। जब सर्दी के मौसम में तापमान कम हो जाता है तो भूख केंद्र की नाड़ियों में ये उत्तेजित कर देता है, जिससे हमें भूख अधिक लगती है और खाना जल्दी पचता भी है। तो इस तरह से हमारे शरीर के अंदर प्रकृति प्रदत्त एनर्जी के बैलेंस को बनाए रखने की व्यवस्था की गई है, अगर हम उसको डिस्टर्ब ना करें। अब बच्चों, ऊर्जा की मात्रा का प्रभाव, अगर हम आवश्यकता से अधिक ऊर्जा लेंगे, मतलब आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करेंगे तो क्या होगा, हमारा वजन बढ़ेगा, मोटापा बढ़ेगा। मोटे लोग जो है वो ज्यादा गति नहीं कर सकते हैं, वो आलसी हो जाते हैं, अपने शरीर को ज्यादा क्रियाशील नहीं करते, तो उनकी क्रियाशीलता कम हो जाती है। इसके विपरीत अगर ऊर्जा की जितनी आवश्यकता है उससे कम लेंगे तो व्यक्ति का वजन कम हो जाएगा और उसके अंदर कमजोरी आएगी, तो वो कार्य सही ढंग से नहीं कर पाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, जब उसका वृद्धि का काल है उस समय अगर उसको पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिली तो उसकी शारीरिक वृद्धि भी सही अनुपात में नहीं होगी। तो ये सब इसके नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। यहाँ बच्चों आपका एनर्जी मेटाबॉलिज्म का चैप्टर पूर्ण हो गया। अब अगली कक्षा भगवान की दया से हम लोग अगली कक्षा में आमने सामने मिलेंगे। सोमवार से आप लोग आ रहे हैं, हम आपका इंतजार कर रहे हैं।